हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होती है, उसी के आगे हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली क्लास का जो यूक्लिड डिवीजन लीमा पढ़े थे उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होती है, उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका कथन क्या था कि मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी। माना कोई दो धन पूर्णांक इस चैप्टर में हम धन पूर्णांक के बारे में बात करेंगे केवल, क्योंकि इतना ही हमारे कोर्स में है। तो दो धन पूर्णांक कौन से हैं? एक ए है और एक बी। और ध्यान ये देना है कि एक नंबर दूसरे से बिगर, मीन्स ए इज बिगर देन बी। तब दो धन पूर्णांक इस प्रकार मिलते हैं, ए और बी दो नंबर हैं तो हमें दो धन पूर्णांक मिलेंगे। तो दो धन पूर्णांक इस प्रकार मिलते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू और आर अद्वितीय धन पूर्णांक, मीन्स इनके अलावा और कोई नहीं होगा। मीन्स ए और बी के लिए एग्जैक्टली हमें दो नंबर मिलेंगे, एक नंबर होगा क्यू और एक नंबर होगा आर। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो आर की वैल्यू होती है, ये आर की वैल्यू बी से छोटी होती है, जीरो से बड़ी होती है, जीरो के बराबर होती है। तो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे सपोज करते हैं एक नंबर ए हमने 58 ले लिया और जो बी नंबर लिया हमने 7 लिया। तो हम यहाँ पे 58 को क्या लिख सकते हैं, 58 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 प्लस 2। तो क्लियर है, ये नंबर हमारा ए है, ये नंबर हमारा बी है, ये नंबर हमारा क्यू है, ये नंबर आर है। तो एक चीज़ क्लियर है, अगर ए 58 है, बी 7 है, तो क्यू की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी होगी 8, और आर की वैल्यू कितनी होगी 2। इस विधि को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम भाग की जो लांग विधि थी उसे देखते हैं। मान लेते हैं नंबर हमारे पास 58 है, हम इसे 7 से डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ये जो नंबर होती है, इस नंबर को हम बोलते हैं भाजक। ये जो नंबर है, ये नंबर कहलाती है भाज्य। यहाँ पे ये नंबर जो है, ये नंबर कहलाती है भागफल, और यहाँ पे ये नंबर हमारी कहलाती है शेषफल। तो ऊपर आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जो भाग विधि लगाएं तो भाग विधि के लिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई नई चीज़ नहीं, ये क्या है, एक रीस्टेटमेंट है किसका, भाग विधि की जो लॉन्ग प्रोसेस था भाग करने का, उसका एक दूसरा कथन है। तो दूसरे कथन के हिसाब से यहाँ पे भाज्य कितना है 58, भाजक कितना है 7, जो भागफल आया वो 8 और शेषफल कितना है 2। तो क्लियर है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम बात करते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें एक नंबर ए इज इक्वल टू लेना है 129 और जो बी नंबर है उसे हम लिख रहे हैं 6। तो क्लियर है, हम दोनों तरफ से लिखते हैं। जैसे हम भाग विधि से देखें तो 129 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, रिमेनिंग 9, 6 1 जा 6, रिमेनिंग 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 129 इज इक्वल टू 6 इंटू 21 प्लस 3। हमें यहाँ ये चीज़ समझनी होगी, ये नंबर जो होती है वो ए होती, ये नंबर बी, जो भागफल होता है जिसे कोसेंट बोलते हैं उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
और शेषफल जो रिमाइंडर होता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर है कि किसी भी नंबर को हम कोई भी दो नंबर दी हुई हैं तो उन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a = bq + r। अब हम आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि आगे का जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होती है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होते हैं? एक फाइनाइट स्टेप होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी समस्या को हल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम निश्चित चरणों की एक प्रक्रिया होती है, निश्चित चरणों की एक प्रक्रिया होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है, को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ठीक है, एल्गोरिदम हम लोग जान गए कि एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप्स का प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी एक निश्चित समस्या को प्रूव करते हैं या उसे हम सॉल्व करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड विभाजन का कथन क्या है? a = bq + r। अब ये एल्गोरिदम किस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयोग की जाती, तो उसके कुछ प्रयोग हैं। तो इसका जो सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, कि हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे। तो हम इसका यूज करने वाले हैं HCF ज्ञात करने में। HCF या मा सा पा ज्ञात करने में, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं HCF। अब जान लेते हैं सबसे पहले HCF होता क्या है या मासापा क्या होता है। तो ठीक है, मासापा की सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। मासापा, इसकी मीनिंग होती है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। थोड़ा इसे इंग्लिश में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में HCF, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे इसका दूसरा भी नाम है, इसे GCD भी बोलते हैं, GCD। इसे बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ठीक है, एक एक डिफिनीशन समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक नंबर हम ले रहे हैं a = 36 और b = 48। हम क्या करते हैं, 36 के फैक्टर करते हैं। तो आपको पता है 36 है 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। 48 को क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 × 3। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस 36 की बात करें तो इस 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, इस 36 को 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, और साथ में क्या डिवाइड करेगा, 2 × 2 = 4 भी डिवाइड करेगा, 3 × 3 = 9 भी डिवाइड करेगा। मीन्स इसे 48 के देखें, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, और इनके जो भी मल्टीपल हैं वो सब डिवाइड करेंगे। मीन्स इन नंबर को डिवाइड करने वाले बहुत से नंबर हैं। जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है। इसी तरह हम देखें, एक नंबर इसका 12 है। हमें पता क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वो फैक्टर जो पहले नंबर में भी हो, दूसरे नंबर में हो, और वो क्या हो, सबसे बड़ा। तो हम देख रहे हैं 2 भी है इनमें, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी कॉमन है, और 12 भी दोनों में कॉमन है। क्यों? 12 जैसे 3 × 2 = 6, 2 × 12। तो
डिफिनीशन क्या है एचसीएफ की? एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, मीन्स दोनों नंबर का क्या हो, डिवीजन। तो वो नंबर हमारे पास कौन है, 12। अगर हम 12 से बड़ा कोई नंबर लें जो 36 को भी डिवाइड करे और 48 को भी डिवाइड करे, तो वो नंबर हमें नहीं मिलने वाला। मीन्स जो एचसीएफ होगा, जो मासापा होगा, वो हमारा क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो अब हम एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रमेय का उपयोग हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने में ही करेंगे। तो प्रमेय का कथन क्या है, मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी है, माना दो धन पूर्णांक हमारे पास कौन से, एक ए नंबर है, एक नंबर बी। तब हम लिखते हैं, तब ए और बी कोई दो नंबर हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए क्या है, बी से बड़ा है, मीन्स एक नंबर क्या होनी चाहिए, दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। ए और बी है, ए और बी इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्लियर है, जो आर की वैल्यू होगी बी से छोटी होगी, लेकिन जीरो से क्या होगी, बड़ी या इक्वल होगी। तो हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक ए और बी हैं। ए और बी इस प्रकार है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तब ए और बी का उभयनिष्ठ विभाजक बी और आर का भी उभयनिष्ठ विभाजक होता है। बी और आर का भी उभयनिष्ठ विभाजक होता है। तो ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई नंबर, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो जो ए और बी का उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो बी और आर का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा। इसे देखने से पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसका व्युत्क्रम कथन भी क्या है, सत्य है। तो इसका व्युत्क्रम कथन क्या है, या फिर हम इसे उल्टा बोलें, उल्टा कथन क्या होगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे कि इसका जो इन्वर्स है वो भी क्या है, ट्रू है। मीन्स जो व्युत्क्रम कथन है वो भी क्या है, सत्य है। मीन्स ये जो कंडीशन है, यदि और केवल यदि कंडीशन है, तो ठीक है। तो यदि अगर मान लेते हैं हमें क्या दिया हुआ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू है लेस देन बी एंड बिगर आर इक्वल टू 0। तब अगर हम बात करें बी और आर, पहले हमने क्या लिया था, ए और बी, तब बी और आर का उभयनिष्ठ विभाजक ए और बी का भी उभयनिष्ठ विभाजक होता है। ए और बी का भी उभयनिष्ठ विभाजक होता है। तो ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए, एक नंबर हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे 81 और दूसरी नंबर ले रहे हैं 237। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दें। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा हम क्या करेंगे, 237 को 81 से डिवाइड करें, देखते हैं क्या आने वाला है। ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 - 2 5 एंड 13 - 6 यहाँ पे आएगा 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 237 इज इक्वल टू 81 × 2 + 75। तो ध्यान से देखें, ये नंबर हमारी ए हो गई, ये नंबर हमारी बी हो गई, ये नंबर हमारी क्यू हो गई, और ये नंबर हमारी क्या हो गई, आर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये विभाजक था, जो हमारा ये भाजक था, हम क्या करेंगे, इसको एज ए नंबर मानेंगे। यहाँ पे इसे लिखते हैं
81 और जो R आया है इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा भाजक है। तो ये भाज्य हो गया, जो B था वो भाज्य का काम करेगा और जो R है वो भाजक का काम करेगा। तो अभी हम देखते कि अभी हम थ्योरम पढ़े थे कि A और B का जो उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो Q और R का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा। तो चेक करने के लिए अब हम Q और R हमारे किस तरह, B और R हमारे किस तरह वर्क करेंगे, एज ए नंबर और विभाज्य की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 75 एज ए भाज्य काम करेगा और जो 81 है वो 81 जो है भाज्य की तरह काम करेगा और 75 भाजक की तरह काम करेगा। हम इसे कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे। यहाँ पे 75 आने वाला है, यहाँ पे 6। 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 75 इंटू 1 प्लस 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार हम स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो A हमारा कितना है 81, B कितना है 75, ये हमारा Q की तरह वर्क करेगा और ये नंबर हमारे R की तरह से। अब हम देखते हैं, अब क्लेम हमारा ये है कि जो A और B का उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो B और R का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा। अब हम क्या करेंगे, जो R है उसे हम एज ए भाजक लेंगे और जो B है उसे हम भाज्य लेंगे और फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 1 5, 6 2 जा 12, यहाँ पे कितना आने वाला है 3। तो अब हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 6 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। फिर देखते हैं, ये नंबर हमारी A है, ये नंबर हमारी B है, दिस इज Q एंड दिस इज R। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को एज ए भाज्य ले रहे हैं और 6 को एज ए भाज्य ले रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा 3 2 जा 6, मीन्स 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 0। ओके, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q एंड दिस इज R। इस बार यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, मीन्स ये नंबर यहाँ पे पूरी तरह विभाजित हो गई। अब हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट हमारा ये है कि जो स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था कि जो A और B का विभाजक होगा वो Q और B और R का भी विभाजक होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं A और B का विभाजक कितना है 6, 3। चेक कर लेते हैं, तो अगर हम 3 को 2 3 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आने वाला, यहाँ पे जो आएगा 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27। अगर 6 से देखें तो 6 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 5 मीन्स 57। अगर हम इसे आगे लेके जाएंगे तो ये आगे नहीं जाने वाला। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 237 को जो बड़ी से बड़ी नंबर है वो कौन से डिवाइड कर रहे हैं, 3 डिवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि 237 को भी डिवाइड कर रहा और 381 को डिवाइड कर रहा। हमने थ्योरम में देखा कि अगर 3A और B को डिवाइड कर रहा तो 3B और R को भी डिवाइड करेगा। अगले स्टेप पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये हमारा B था, ये हमारा R था पहले वाले केस में। तो एक चीज़ क्लियर है कि 381 को भी डिवाइड करेगा और 375 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब इससे पहले जो स्टेप था उसमें B क्या था 75, R कितना था 6 था। तो ठीक है, 375 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे B 6 है, R 3 है, तो ठीक है, 3 क्या कर रहा 6 को भी डिवाइड कर रहा और 3 हमारा 3 को भी डिवाइड कर रहा। इसी तरह अगर रिवर्स प्रोसेस में देखें तो रिवर्स प्रोसेस में ट्रू है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए कि 6 और 3 का जो कॉमन डिवीजर है वो कितना है 3, और वही कॉमन डिवीजर किसका है 75 और 6 का भी है, और वही कॉमन डिवीजर हमारा 81 और 75 का भी है, और वही कॉमन डिवीजर हमारा
237 और 81 का है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो b और r का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, या a और b का जो उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो b और r का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा। अब हम इस प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो। हम देखते हैं, अगर हम बात करें कि एक नंबर 3 है, एक नंबर 6 है, ठीक है, इस नंबर का अगर हम एचसीएफ ले लें, एक नंबर 3 है हमारे पास, एक नंबर 6 है, तो हम इसे थोड़ा इधर लिखते हैं, ओके वेट, ओके, तो एक नंबर हमारे पास 3 है, दूसरी नंबर हमारे पास 6 है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें कि 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ 3, 6, तो यहाँ से देखो 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 3, क्यों? क्योंकि 3 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। ऐसी कोई भी 3 से बड़ी नंबर नहीं मिलेगी जो 3 और 6 दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, 3 ऐसी नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगी और 75 को भी डिवाइड करेगी, इससे बड़ी कोई नंबर नहीं मिलने वाली है। तो इसकी मीनिंग ये हुई जाके एचसीएफ ऑफ 6, 75 ये कितना होगा 3। ऊपर आते हैं, अभी देखे थे कि 3 क्या करेगा 81 को डिवाइड करेगा और 75 को भी डिवाइड करेगा। एचसीएफ ऑफ 75, 81 ये कितना आने वाला 3। इसलिए इसके ऊपर वाले स्टेप में देखें कि एचसीएफ ऑफ 237 एंड 81 इज इक्वल टू 3। तो एक चीज क्लियर हो गई इस प्रमेय से कि जो a और b का उभयनिष्ठ विभाजक होगा वो b और r का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा, और सबसे लास्ट में जो नंबर बचेगी, मीन्स जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सी नंबर बच रही 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैजिक क्या है इस थ्योरम का? इस थ्योरम का मैजिक यही है कि हम इस थ्योरम की मदद से किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब एल्गोरिदम की हम बात किए थे, तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो ऊपर हमने देखा अभी ये हमारा, अगर हम इसका नाम स्टेप 1 दे दें, इसका नाम स्टेप 2 दे दें, और जो तीसरा हमने किया था इसका नाम अगर हम स्टेप 3 दे दें, और इसका नाम अगर हम स्टेप 4 दे दें, तो ये क्या हुए, स्टेप हुए, चरण हुए, क्या निकालने के, एचसीएफ निकालने के। तो यही हमारी क्या हो गई, एल्गोरिदम हो गई। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती क्या है, तो देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसे कैसे हम यूज करते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, या फिर सीधे हम इसे क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्लियर है कि एल्गोरिदम कई सारे स्टेप से मिलकर बने होते हैं। तो एल्गोरिदम है क्या, वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लीमा से हम क्या करेंगे, कोई भी जो गिवन नंबर है उन्हें हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहला काम होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ध्यान ये देना r की वैल्यू b से छोटी होगी और ये जो वैल्यू है 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या, किसके लिए एल्गोरिदम बना रहे हैं, हम लोग एल्गोरिदम बना रहे हैं a और b का मासापा ज्ञात करने के लिए। a और b का एचसीएफ ज्ञात करना। तो हमारा जो जॉब है
वो क्या है, ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दी होगी उसे हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, अगर हम यदि सपोज करते आर हमारा 0 आ गया तब, तो क्लियर है आर 0 कब आएगा, आर 0 आने के लिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू होगा। मीन्स ए नंबर को क्या करेगा, बी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मीन्स यही बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तब एचसीएफ आप ए, एचसीएफ आप ए कॉमा बी, ये कितना आ जाएगा, बी। लेकिन आर अगर 0 नहीं हुआ तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में। यदि आर 0 नहीं है तब बी और आर के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। अगर आर 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे भी आपने थ्योरम देखी, जो ए और बी का उभयनिष्ठ विभाजक होगा वही किसका होगा, बी और आर का भी उभयनिष्ठ विभाजक होगा। तो ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास बी और आर के लिए हम क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ठीक है, तो बी एक नंबर है, एक नंबर आर है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर क्यू 1 प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर 2 केस बनेंगे कि R1 0 है कि नहीं है। तो स्टेप 3 में यदि R1 की वैल्यू 0 हो गई तो जो R होगी नंबर, यही नंबर हमारी क्या हो जाएगी, मासापा हो जाएगी। यदि R1 इज इक्वल टू 0 तो HCF आप B कामा आर, और यही किसका HCF होगा, HCF आप A कामा B, ये किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर R1 0 नहीं हुआ, यदि R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम लोग क्या करेंगे, पुनः स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 पर जाएंगे और फिर हमें क्या करना होगा, पूरा प्रोसेस लगाना होगा। अब इसे एक जो पिछला भी हमने एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ठीक है, नंबर हमारे पास क्या थी, 81 एंड 237। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक नंबर हमारे पास 237 है और एक नंबर 81 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहला स्टेप लगाते हैं। तो पहले स्टेप में 237 इज इक्वल टू 81 इंटू, देख लेते हैं क्या आया था। तो 237 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं 81 इंटू 2 प्लस 75, 81 इंटू 2 प्लस 75। फिर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 1 प्लस 6। फिर 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 12 प्लस 3। फिर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0। तो कैसे लिखते हैं, ये भाग विधि से लिखते हैं। पहले हम भाग कर लेंगे, फिर उन स्टेप्स को यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम बात करें 6 और 3 की HCF की, तो HCF आप 3,6, ये कितना आएगा, 3। तो एक चीज़ क्लियर है, जो 3 और 6 का डिवीजर होगा वो 75 और 6 का भी कॉमन डिवीजर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 6 और 75 की, इसका HCF कितना आएगा, 3। अगर हम बात करें 75 और 81 की, इसका भी HCF कितना आएगा, 3। तो देन फाइनली हम अगर बात करें 81 एंड 237 की, तो इसका भी HCF कितना आएगा, 3। तो बड़ी आसानी से हम लोग बड़ी बड़ी नंबर्स का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है,
जैसे एक नंबर लेते हैं 117 एंड दूसरी नंबर है हमारी 45। तो जल्दी से स्टेप पूरा करते हैं। यहाँ पे 45, यहाँ पे 117 हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 97 और यहाँ पे 2। तो आप 117 को क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 27। अब हम क्या करेंगे, जो आर आया है उसे एज भाज्य मानेंगे और जो ऊपर हमारा भाज्य था उसे हम क्या करेंगे, भाजक मान लेंगे या नंबर मान लेंगे। अब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे। ये हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल टू 27 इंटू 1, 27 इंटू 1 प्लस 8। तो ठीक है, इसे रब करते हैं। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 हमारा आ जाएगा 27 इंटू 1 प्लस 18। अब आगे हम क्या करेंगे, 18 को एज ए भाजक मानेंगे और जो पहले भाजक था उसे भाज्य मानेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू 18, सॉरी 27 इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 9। अब 18 को हम क्या लोग लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये नंबर क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी, 9 2 जा 18 और रिमाइंडर कितना आ रहा, 0। तो ये जो नंबर 9 है, ये नंबर क्या है, 18 और 9 का एचसीएफ है। एक बार स्टेप देख लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे एचसीएफ अगर हम बात करें, एचसीएफ आप 18, 9, ये कितना आने वाला, 9। अगर हम बात करें एचसीएफ आप 27, 18, ये भी कितना आएगा, 9। अब यहाँ पे हम बात करें एचसीएफ आप 45, 27, ये भी कितना आएगा, 9। तो एचसीएफ आप 117, 45, ये भी कितना आने वाला, 9। तो ठीक है, तो हम लोगों ने प्रमेय की मदद से और यूक्लिड डिवीजन लीमा की मदद से एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, नेक्स्ट एक नंबर ले रहे हैं 4052 और जो दूसरी नंबर है 12576। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम 4052 से डिवाइड कर रहे हैं 12576 को, हम इसे 3 बार ले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 12156 और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 420। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12576 को 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4052 को क्या लिख सकते हैं। तो ठीक है, जो यहाँ पे पहले हमारा डिवीजर था वो किसका काम करने लगेगा, नंबर का, और जो रिमाइंडर था वो हमारा किसका काम करने लगेगा, डिवीजर का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 420 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर को हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4052, तो इसे हम 9 बार लेके जा रहे हैं, 9 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3780, यहाँ पे आ जाएगा 272। तो ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 420 इंटू 9 प्लस 272। अब ये जो 420 नंबर है इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, इसे यहाँ पे लेके जाएंगे। तो इसे हम 1 टाइम्स लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 272 आ जाएगा, 272 और यहाँ कितना आएगा, 148 आएगा। तो ठीक है, हम 420 को क्या लिख सकते हैं, 420 को हम लोग लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस
148 को एज ए डिवीजर मानेंगे 148, और इसे हम क्या मानेंगे, एज ए नंबर मानेंगे। इसे आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस जगह पे हमारे पास जगह कम है तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 148 आएगा, और यहाँ जो रिमाइंडर बचने वाला है 24 बचने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 272 को 148 इंटू 1 प्लस 24। तो ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे से फॉलो करें, अब 148 यहाँ कॉपी करेंगे और ये 6 टाइम जाएगा 148। तो क्लियर है कि 148 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, अब हम यहाँ पे 148 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 148 को हमने डिवाइड किया तो ये आने वाला है हमारा 24 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस 0। तो क्लियर है कि 148 24 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा। इसका मतलब ये हुआ जाके HCF ऑफ 148 का 24 इज इक्वल टू कितना आएगा 24। यही HCF इसके लिए भी होगा और सेम HCF इसके लिए भी होगा और सेम HCF इसके लिए भी होगा और सेम इसके लिए। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 12576 और 4052 का जो HCF होगा वो हमारा कितना होगा 24 होगा। तो सीधे लिखते हैं ये हमारा HCF आप 12576 एंड 4052 ये कितना आ जाएगा हमारा 20, ये आ जाएगा हमारा 24। तो क्लियर हो गया ये। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का मासापा ज्ञात करें, जिनमें जो पहला पार्ट है कि ए जो है 135 और 225 का मासापा ज्ञात करना, बी में 196 और 38 220 का, और सी में 867 और 255 का। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट हमारा क्या है, ए पार्ट में हमें 2 नंबर दिए और 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम लगाएंगे। सबसे पहले हम डिवीजन प्रोसेस आते हैं। तो 2 2 5 इसे 135 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 135, यहाँ पे क्या आने वाला 90 आने वाला। तो हम यहाँ पे 2 2 5 को क्या लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 90 एज ए डिवीजर काम करेगा और ये जो पहले डिवीजर था वो नंबर की तरह वर्क करेगा, 1 टाइम्स जाएगा तो ये जाएगा 90, यहाँ पे 5 रिमेनिंग, यहाँ पे 4। तो 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब जो रिमाइंडर आया है एज ए डिवीजर काम करेगा और जो डिवीजर था वो एज ए नंबर काम करेगा। ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा 90, मीन्स 90 को हम क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 0। अब सबसे लास्ट में रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो सीधे हम लोग देखते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर आता है, या ऐसे बोलें जिसको हम डिवीजर की तरह यूज करते हैं, मीन्स जो HCF होता है HCM को लिख सकते हैं नॉन लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर। तो सबसे लास्ट में जो नॉन जीरो रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तो हम ये रिमाइंडर नहीं लेंगे। जो सबसे लास्ट में हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 45, तो वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इसे लिख देते हैं अंतिम अशून्य रिमाइंडर मतलब शेष फल। तो सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे HCF बोलेंगे। तो क्लियर है कि पहले क्वेश्चन में कि 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा 45 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिए हुए,
सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर है, एक नंबर है 196 और दूसरा नंबर 38220। बी पार्ट 196 एंड 38220। तो क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे। तो 196 38220, तो ये इसे 1 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 196, यहाँ पे आएगा 1862, देन हम इसे 9 टाइम्स लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1764। देखते हैं, नेक्स्ट इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 98 आएगा और 98 को से हम डिवाइड करेंगे 196 को, ये 2 टाइम्स जाएगा 196 और इस बार रिमाइंडर 0। तो एक चीज़ क्लियर हुई, हमने बताया था सबसे लास्ट में नॉन जीरो रिमाइंडर बचे वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 98 होगा। अब इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्लियर है कि 38220 को हम क्या लिख सकते हैं, 196 इंटू 19 प्लस 1, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था वो 98। अब हम 196 को लिखेंगे तो 196 हमारा क्या हो जाएगा, 98 इंटू 2 प्लस 0। ये जो नंबर है यही हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो जो ए और बी नंबर दी थी उनका एचसीएफ यहाँ पे कितना आ गया, 98 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप से कंप्लीट करना। थर्ड पार्ट है हमारा 867 एंड 255। ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग अपने आप से करना ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का होता है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई दो धन पूर्णांक, एक ए हमने लिया और दूसरा बी लिया। हम क्या करते हैं, बी को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं, माना बी बराबर कितना, 6। तो हम यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो ए और बी कोई दो नंबर है तो हम उसे क्या किस फॉर्म लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में कराए थे, लेकिन यहाँ पे आपकी पहली एक्सरसाइज में दी हूँ तो इसे दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन बी, बी का आर इक्वल टू 0। तो ठीक है, बी को हमने फिक्स किया तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6q प्लस आर। अब देखो आर की जो वैल्यू होगी 6 से छोटी होगी और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आर की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, बट 6 नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू अगर 0 लें, दिस इम्प्लाइज ए हमारा क्या आएगा, 6q प्लस 0 मीन्स 6q। हमें क्या क्या लाना था, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमसे केवल बात करें विषम पूर्णांक की। तो क्लियर है, ये विषम नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा, इसे हम विभाजित करेंगे तो 3q आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा केस नहीं है। ठीक है, अब हम r की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 6q प्लस 1। अब ये नंबर देखिए, ये नंबर हमारी 2 से विभाज्य नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो इसे हम लिख सकते हैं विषम धन पूर्णांक। ठीक है, अब इसी तरह r की वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो अगर हम थर्ड केस बनाएं और r की वैल्यू 2 लें तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 6q प्लस 2। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, 2 कॉमन ले लें, कितना आएगा, 3q प्लस 1। तो ये हमारा जो है धन पूर्णांक नहीं है। थर्ड केस, फोर्थ केस सॉरी, r की वैल्यू अगर 3 ले लें तो यहाँ से देख रहे हैं जो a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 3। क्लियर है, ये नंबर 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये कैसी नंबर है, ये हमारी विषम
धन पूर्णांक है। ओके, अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। फिफ्थ, आर की वैल्यू 4 ले लें तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 6q + 4 और ये अगेन नंबर क्या होगी 2 से कट जाएगी। इसका मतलब ये केस हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं r = 5 की। तो 6 जो केस होगा हमारा ये होगा हमारा r = 5। तो जो ए नंबर आएगी, ए नंबर हमारी क्या हो जाएगी 6q + 5। तो ये हमारी क्या है विषम धन पूर्णांक है। तो विषम धन पूर्णांक कहाँ कहाँ मिली हमें, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला विषम धन पूर्णांक और यहाँ पे। तो कोई भी विषम धन पूर्णांक लें, ए हमारे क्या है कोई भी नंबर है, जो ए है कोई भी नंबर है, जर्नल नंबर है। तो क्लियर है कि यदि विषम धन पूर्णांक है तब ए हमारा क्या होगा, या तो 6q + 1 के फॉर्म का होगा या फिर 6q + 3 के फॉर्म का होगा या फिर 6q + 5 के फॉर्म का होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। बोले किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पे या और कहीं पे या टेलीविज़न पे या और कहीं पे आप लोगों ने परेड देखी होगी आर्मी की। तो आर्मी के परेड में होता क्या है कि आगे जो है वो बैंड वाले चलते हैं और उसके पीछे सेना की टुकड़ी चलती है जिसे परेड करना रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। तो यहाँ पे जो ये बैंड वाले हैं, ये बैंड वाले कितने हैं, ये 32 है। एज्यूम करते हैं इनके पीछे 616 सदस्य हैं जो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप सभी को पता है आर्मी में डिसिप्लिन का क्या रूल होता है। तो यहाँ पे एक की बिल्कुल ये लोग स्तंभों में चलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इंटरेस्टिंग है अधिकतम संख्या में, क्योंकि आपको पता है कि 32 अगर बैंड वाले हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बैंड वाला, एक बैंड वाला, एक बैंड वाला, एक बैंड वाला, इस तरह 32 लोग हो जाएं और इनके पीछे 616 लोग हो जाएं। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक डिसिप्लिन बन जाएगा, मीन्स एक स्तंभ बन जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे तभी होगा जब हम इसे क्या करें, समूहों में डिवाइड कर सकें। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 32 लोग और यहाँ पे कितने लोग हैं, 616 होंगे। तो क्लियर है कि अगर हम इन्हें 2-2 में रखें तो 2-2 में हो जाएंगे, क्योंकि 32 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा और 616 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2-2 में अगर हम देखें तो 16 लोग इस तरह स्तंभ में चलेंगे, 16 लोग इस तरह स्तंभ में चलेंगे और 616 के जो आधे लोग हैं उनके पीछे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें अधिकतम से अधिकतम संख्या ज्ञात करनी। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 32 और 616 दोनों क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो मीनिंग क्या हुई, जाके हमें यहाँ पे 32 और 616 का मासापा ज्ञात करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या, जो अभीष्ट संख्या होगी ये होगी क्या, मासापा किसका, 32 और 616 का। तो ये क्लियर है कि हम आसानी से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम मासापा हमें निकालना होगा तो 616 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 × 19, 19 + 8 और इसमें 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 + 0। तो ये संख्या जो होती है यही क्या होता है, मासापा होती। तो अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इसका मतलब अगर वो सेना 8 स्तंभों में चले तो वही 8 स्तंभ अधिकतम होंगे जिनमें वो चल सकते हैं। बाकी उससे कम में वो बना सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्या होंगे, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फॉर्म में क्या करेंगे, वो लोग अपनी परेड को जारी करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा 3m+1। कोई भी धनात्मक पूर्णांक m जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा। किसी भी धनात्मक पूर्णांक, एक बार क्वेश्चन सही कर लेते हैं, हमें बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तो पीछे भी हमने देखा था कि कोई भी नंबर होगी तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 3q+1 या फिर 3q+2 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम पहला केस बनाते हैं, केस नंबर 1, यदि x = 3q। एक बार क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे वो या तो 3m आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 नंबर ले लिया, एक x = 3q, एक x = 3q+1 और x = 3q+2। कोई भी नंबर होगी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम x² की बात करें तो कितना आएगा, 3q² मीन्स 9q²। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। अब देखो q पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और इसे हम क्या मान लेंगे, m। इसका फॉर्म क्या हो गया, 3 × m। दूसरा केस बनाते हैं, केस नंबर 2, यदि x = हम ले लें 3q+1 को, तो x² निकालें, जो धनात्मक पूर्णांक लिया उसका वर्ग, इसका वर्ग क्या आने वाला, 9q² + 6q+1। जरा यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, पहले 2 स्टेप से 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, 3q² + 2q, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1। ठीक है, q अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे तब भी इंटीजर आएगा, और किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मीन्स इस नंबर को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस नंबर का हम नया नाम दे रहे हैं m। इसका फॉर्म कितना आ गया, 3m+1। अब केस नंबर 3 बनाते हैं, यदि हम मान लेते हैं x हमारा क्या है, 3q+2 है, तो हम x² यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो x² यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3q+2² मीन्स 9q² + 12q+4। इसे देखो हम कैसे लिख रहे हैं, 9q² + 12q + 3+1। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 3 आप कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आएगा 3q² + 4q+1 +1। क्लियर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर। मीन्स इसका जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म का होगा, 3m+1 का। तो ठीक है, किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन बोल रहे हैं, घन की बात कर रहे हैं,
तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि कोई भी जो संख्या होती है वो किस फॉर्म की होती है, या तो 3q के फॉर्म की होगी, या फिर 3q + 1 के फॉर्म की होगी, या फिर 3q + 2 के फॉर्म की होगी। ठीक है, तो पहला केस बनाते हैं। यदि x बराबर 3q, x क्यूब निकालें तो ये क्या आएगा, 3q होल क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू क्यू क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब। ये क्या है, m, तो संख्या का जो रूप आया वो किस रूप का आया, 9m के रूप का आया। अब हम मान लेते हैं दूसरा केस बनाते हैं। x इक्वल टू हम ले रहे हैं 3q + 1। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यूब निकालते हैं। तो अगर हम x क्यूब की बात करें तो x क्यूब हमारा कितना आएगा, 3q + 1 होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 927 क्यू क्यूब प्लस 1, 3 3 या 9, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। तो ध्यान से आजूर करें, इस स्टेप से इस टर्म से हम 9 अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आएगा, 9 3 जा 21 क्यू क्यूब, 9 3 जा 21 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो क्लियर है कि जो नंबर्स यहाँ पे हमने लिखा है ये सारे के सारे इंटीजर हैं। तो एक चीज़ क्लियर है, इनका जो ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, तो ये भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9m + 1। तो जो दूसरा फॉर्म था 9m या 9m + 1, अब हम तीसरा फॉर्म हमें चेक करना है कि 9m + 8 का फॉर्म। तो थर्ड हम केस बनाते हैं। तो थर्ड केस में हम x इक्वल टू ले रहे हैं 3q + 2। अब हम x क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3q + 2 होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ध्यान से याद करो, हम यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आने वाला, 27 क्यू क्यूब प्लस 8। यहाँ पे देखते हैं 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा 3 2 जा 6 8, 3 2 जा 6 क्यू। ओके ओके, अब इस नंबर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो ये नंबर हमारी किस फॉर्म में दी हुई, ये नंबर हमें लानी है, ये नंबर हमारी 9m + 8 के फॉर्म की होगी। तो 8 तो हमें यहाँ पे मिल रहा ना, हम देख रहे हैं, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे b रह गया, मीन्स यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन रह गया। तो ठीक है, हम इसे दोबारा कर लेते हैं, इसे ठीक से कैलकुलेट करते हैं। हम पहले इसे रब कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लियर है कि 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू क्यू क्यूब, ये हमारा आ जाएगा 27 क्यू क्यूब। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आया 27 क्यू क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे आएगा 6 क्यू। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a भी अभी हम गलत करें, यहाँ पे 3q होगा। तो दोबारा इसे करते हैं। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, हम इसे दोबारा कर रहे हैं इतने पोर्शन को। ठीक है, तो इसे ओपन करेंगे तो ये आने वाला है 3 3 जा 9 3 जा 27 27 क्यू क्यूब 27 क्यू क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 ab 3 क्यू
इंटू बी इंटू 3q प्लस 2। तो ये कितना आएगा, इसे देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 3 9 आ रहा, तो हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ बचेगा और यहाँ पे प्लस 8। यहाँ पे जो आएगा इसे हम क्या मानेंगे, m। तो ये नंबर क्या हो जाएगी, 9m प्लस 8 के फॉर्म की हो जाएगी। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 3q 9q किसी भी कोई भी नंबर दे तो उसके घन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इसके क्वेश्चन कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन्हें आप हमसे पूछिएगा। ओके।